हेलो। हेलो। लाइव कीजिए हो, लाइव है। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। आ जाइए। आपको जो है चेक करेंगे लास्ट में। आपको जो है प्रमुख विद्रोह पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? प्रमुख विद्रोह। और प्रमुख विद्रोह के अंतर्गत हम लोग किसान विद्रोह को देख रहे थे। किसान विद्रोह या किसान आंदोलन। किसान विद्रोह या किसान आंदोलन को देख रहे थे। देखिए, गौर कीजिएगा। किसान विद्रोह या किसान आंदोलन। देखिए, पिछले क्लास में भी हम आपको एक बात समझाए थे कि किसान क्यों विद्रोह किया और किसान किसके खिलाफ विद्रोह किया। किसान अंग्रेज और भारतीय जमींदार। किसान अंग्रेज और भारतीय जमींदार के खिलाफ विद्रोह किया। दूसरा प्रश्न, किसानों ने क्यों विद्रोह किया? किसानों का शोषण हो रहा था, इसलिए किसानों ने विद्रोह किया। किसानों का शोषण अंग्रेज और भारतीय जमींदार लगान की दर या कर की दर बढ़ाकर कर रहा था। किसानों से बेगारी करवाकर कर रहा था। किसानों के जमीन पर कब्जा कर रहा था। ये तमाम प्रकार से किसानों का शोषण अंग्रेज और भारतीय जमींदार के द्वारा किए जा रहे थे, जिस वजह से किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों ने भारतीय जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह किया। किसान विद्रोह में जो पहला विद्रोह आता है वह है नील विद्रोह, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में आपके साथ की थी। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर बिस्वास, बसंत बिस्वास के नेतृत्व में हुआ था। और जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह सफल विद्रोह था। नील विद्रोह सफल विद्रोह था क्योंकि नील विद्रोह में विद्रोहियों की जो मांग थी कि बंगाल के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, नील की खेती नहीं करेंगे, बल्कि बंगाल के किसान चावल की खेती करेंगे। इस मांग को अंग्रेजों ने मान लिया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि नील विद्रोह भारत में होने वाला प्रथम किसान आंदोलन या किसान विद्रोह था। और जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह के विषय में जानकारी हमें नील दर्पण नामक साहित्य से मिलती है, तथा नील की खेती करने वाले किसानों की जो दुर्दशा थी उसका भी विवरण हमें नील दर्पण नामक साहित्य से मिलती है, जिस नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था।
इस बात से पिछले क्लास में हम आपको अवगत करवा चुके हैं। अब आज के सेशन में हम लोग भारत में होने वाले अन्य किसान आंदोलन या किसान विद्रोह की चर्चा करेंगे। भारत में होने वाले किसान विद्रोह में एक पाबना विद्रोह है। भारत में होने वाले किसान विद्रोह में जो है एक आपको पाबना विद्रोह है। क्या है? पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह। अगर बात पाबना विद्रोह की जाए तो जो पाबना विद्रोह है यह बंगाल में होने वाला, बंगाल के पाबना जिले में होने वाला एक किसान विद्रोह था। यह विद्रोह मूल तौर पर 1873 से 1876 के बीच चला था। 1873 से 1876 के बीच मूल तौर पर पाबना विद्रोह चला था। पाबना विद्रोह का नेतृत्व केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, शंभूनाथ पाल जैसे किसान नेताओं ने किया था। इस विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता है वह आपको ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल और भी कई सारे लोगों ने नेतृत्व किया था। लेकिन जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के, पाबना विद्रोह के, वे आपको ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। अब प्रश्न ये उठता है कि पाबना विद्रोह क्यों हुआ? पाबना विद्रोह क्यों हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि पाबना विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल के जमींदारों ने लगान की दर में वृद्धि कर दी। पाबना विद्रोह होने का पहला कारण यह था, बंगाल के जमींदारों ने लगान की दर में वृद्धि कर दी थी। पहला कारण पाबना विद्रोह होने का यह था, तथा पाबना विद्रोह का दूसरा कारण यह था कि किसानों से उनके जमीन पर जो हक थे वो हक किसानों से छीन लिया गया। वह हक किसानों से छीन लिया गया। ये दो प्रमुख कारण पाबना विद्रोह होने का बताया जाता है। और पाबना विद्रोह का समर्थन अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि यह विद्रोह भारत के जमींदारों के खिलाफ हुआ था। जो पाबना विद्रोह था, पाबना विद्रोह का समर्थन अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने पाबना विद्रोह का समर्थन इसलिए किया क्योंकि जो पाबना विद्रोह था वह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय मूल के जमींदारों के खिलाफ हुआ था। तथा जो पाबना विद्रोह है, इस पाबना विद्रोह के दौरान ही किसानों ने यह नारा दिया था। पाबना विद्रोह के दौरान ही किसानों ने यह नारा दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का
रैयत बनकर रहना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ, किसानों ने यह नारा दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। मतलब इस विद्रोह के दौरान किसानों ने महारानी के प्रति अपने स्वामी भक्ति को दिखाया, महारानी के प्रति अपने स्वामी भक्ति को दिखाया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। ये इस विद्रोह के विषय में प्रमुख बातें हुई। इसके बाद पाबना विद्रोह के बाद एक अन्य किसान विद्रोह है, फड़के विद्रोह। एक अन्य किसान विद्रोह है, फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह। अगर बात फड़के विद्रोह की जाए तो जो फड़के विद्रोह है यह 1879 ईस्वी में हुआ था और फड़के विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह हुआ था और महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह के होने का कारण क्या है और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और इस विद्रोह के होने का कारण क्या है? देखिए, आपको अंग्रेज भारतीयों से कर की वसूली करता था और वह पैसा ब्रिटेन भेज देता था, जिसको लेकर धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया था। दादा भाई नेरोजी ने जब धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत को समर्थन भारत के लोगों ने, भारत के राजनेताओं ने किया था। एमजी राणा डे ने, रमेश चंद्र दत्त ने, इन लोगों ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया था। क्या हाँ, सही बात है कि अंग्रेज जो है भारत के लोगों से कर की वसूली करता है, लगान की वसूली करता है और वह लेकर इंग्लैंड चला जाता है, वह लेकर इंग्लैंड चला जाता है। तो वासुदेव बलवंत फड़के धन के निष्कासन सिद्धांत से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के भीतर एक किसानों के बीच आंदोलन चलाया, जिसे फड़के विद्रोह या फड़के आंदोलन कहा जाता है। और इस विद्रोह के अंतर्गत वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र के किसानों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि आप अंग्रेजों को लगान नहीं दीजिए, आप अंग्रेजों को लगान नहीं दीजिए, आप अंग्रेजों को टैक्स नहीं दीजिए। यही आपको फड़के विद्रोह है। फड़के विद्रोह के बाद जो अगला किसान आंदोलन है या किसान विद्रोह है वह है आपको मोपला विद्रोह। कौन है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। सबसे पहली बात कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ है, तो अगर बात मोपला विद्रोह की जाए तो जो मोपला विद्रोह है यह भारत के मालाबार तट पर
यह भारत का जो पश्चिमी तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट का विस्तार मुख्य तौर पर केरल राज्य में है। केरल राज्य के मालाबार तट पर मुख्य तौर पर मोपला विद्रोह हुआ था और मोपला विद्रोह 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 19वीं सदी में भी चला था, 20वीं सदी में भी चला था। लंबे समय तक मोपला विद्रोह चला था। मोपला कौन है? मोपला कौन है? देखिए, आपको यह बात मालूम है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और फिर 8वीं सदी से अरबी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। कालांतर में जाकर अरबी मुसलमान भारत में आकर बस गए। कुछ अरबी मुसलमान जो केरल में आकर बसे और वे कृषि कार्य करने लगे। कुछ अरबी मुसलमान जो भारत में आकर बसे और वे कृषि कार्य करने लगे, वही मोपला कहलाए। तो मोपला कौन था? तो एक लाइन में कह सकते हैं कि मोपला कृषक था यानी किसान था। मोपला कृषक था यानी किसान था। यह किस संप्रदाय से संबंधित था? तो यह मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित था। कौन संप्रदाय? मुस्लिम। मुस्लिम संप्रदाय से यह संबंधित था। मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय से यह संबंधित था। मोपला किसान था और यह मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित था। और मोपला किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे और किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? अगर मोपला किसान की बात हम लोग करें तो जो मोपला किसान था ये अंग्रेज और भारतीय जमींदार दोनों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। जो मोपला किसान था ये अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह कर रहा था और भारतीय जमींदार के खिलाफ भी विद्रोह कर रहा था। अब केरल के क्षेत्र में जो बड़े बड़े जमींदार थे वो हिंदू जाति से आता था। केरल के क्षेत्र में जो बड़े बड़े जमींदार थे वो हिंदू संप्रदाय से आता था। हिंदू संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय से आता था। अब देखिएगा, जमींदार हिंदू था और किसान मुसलमान था। मुसलमान किसान, मुस्लिम किसान हिंदू जमींदार के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का प्रयोग किया, हिंदू मुस्लिम थ्योरी। हिंदू मुस्लिम करके अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। और जो मोपला विद्रोह था, जो अपने सबसे बेहतर स्थिति में था, जिस समय मोपला विद्रोह अपने सबसे बेहतर स्थिति में था, वह कालखंड था 1921 का ईस्वी। और आप याद कीजिए, भारत के भीतर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में होने वाला पहला जनव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था। और अगर बात असहयोग आंदोलन की करें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है, यह असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला था। और यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। और
मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में अपने सबसे प्रबलतम रूप में था। अगर बात मोपला विद्रोह की जाए तो इस मोपला विद्रोह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी ने समर्थन प्रदान किया था। कांग्रेस तथा महात्मा गांधी दोनों ने इस मोपला विद्रोह को समर्थन प्रदान किया था। मोपला विद्रोह को समर्थन प्रदान किया था। और असहयोग आंदोलन के समय जो मोपला विद्रोह अपने सबसे प्रबलतम रूप में था, इस समय मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो इस समय मोपला विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे आपको अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम करके कूटनीति का प्रयोग करते हुए, फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग करते हुए इस मोपला विद्रोह को दबा दिया। मोपला विद्रोह के बाद भारत में होने वाला जो आगे का किसान आंदोलन है वह आपको चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। देखिए ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ है। बिहार में, बिहार के भीतर चंपारण के किसानों की एक समस्या थी। और चंपारण के किसानों की एक समस्या थी तिनकठिया पर था। बिहार के भीतर चंपारण के किसानों की एक समस्या थी। कौन सी पर था? तिनकठिया पर था। तिनकठिया पर था। तिनकठिया पर था क्या था? देखिए, अंग्रेज जो है और अंग्रेजी जमींदार, अंग्रेज और अंग्रेजी जमींदार बिहार के चंपारण के क्षेत्र में इस कानून को लागू किया हुआ था कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना होगा। 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। नील का खेती करना आवश्यक था, आपको करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक था, क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी। नील का एकमात्र खरीदार अंग्रेज था, जिस वजह से नील की खेती करने में जितना खर्च होता था उतना भी किसानों को प्राप्त नहीं हो पाता था। और तीसरा रीजन, कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी, जिस वजह से वैश्विक बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी। ये तमाम कारण थे जिस वजह से नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक था। लेकिन फिर भी अंग्रेज चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर करवाया करता था। तो ये जो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करवाया करता था, इसी को
चंपारण, इसी को तिनकठिया प्रथा कहा गया। तिनकठिया प्रथा की समस्या से चंपारण के किसान पीड़ित थे। चंपारण के किसान मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से मिले, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कालांतर में जाकर चंपारण के किसान महात्मा गांधी से मिले। चंपारण के किसान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, चंपारण के किसान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में महात्मा गांधी से मिले। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान ही चंपारण के किसानों की समस्या सुनाई। गांधी जी ने चंपारण के किसानों से यह वादा किया कि गांधी जी चंपारण जाएंगे और किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। और तब फिर गांधी जी अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण गए। अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए और चंपारण पहुंचकर तिनकठिया प्रथा समाप्त करने को लेकर महात्मा गांधी चंपारण के भितिहरवा गांव से, चंपारण के भितिहरवा गांव से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया। चंपारण के भितिहरवा गांव से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया। और जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया, बिहार के जितने कांग्रेसी थे सभी कांग्रेसी चंपारण पहुंच गए। जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग चंपारण पहुंचे। और चंपारण पहुंचकर गांधी के नेतृत्व में जो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर हो रहा था, उसे समर्थन प्रदान किया। जहां एक तरफ कुछ भारतीय राजनेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को समर्थन दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भारतीय नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी कर रहा था। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो किसान नेता कर रहा था, उसका नाम था एनजी रंगा। एनजी रंगा ये दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। और दक्षिण भारत के बड़े किसान नेता एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चलाते रहे। चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी चला रहे थे तो काफी ज्यादा भीड़ जुटा था, बहुत अधिक भीड़ जुटा था। और जब बहुत अधिक भीड़ जुटा तो अंग्रेज गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को पिलाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन एक रसोइया हुआ करता था बतक मियां। बतक मियां चंपारण सत्याग्रह के दौरान रसोइया बतक मियां ने गांधी जी का जान बचाया। समझिए, गांधी जी का जान बचाया। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तेजस्वी यादव बजट भाषण के दौरान इस बात की चर्चा किया था। और उसके ठीक अगले बरस, कुछ 5 महीना, जब तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में अपने भाषण में बतक मियां का चर्चा किया था,
उसके लगभग 5-6 माह बाद बीपीएससी का परीक्षा हुआ, बीपीएससी पूछ दिया था। बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बहुत अधिक भीड़ जुटी थी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बहुत अधिक भीड़ जुटी थी, इस भीड़ के मद्देनजर अंग्रेजों ने समस्या को सुलझाने हेतु चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। इसके अध्यक्ष फ्रैंक सलाई थे और इसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को यह विश्वास दिलाया कि तिनकठिया प्रथा एक शोषणकारी प्रथा है जो किसानों का शोषण करती है, जो किसानों का शोषण करती है। इसलिए इस तिनकठिया प्रथा का अंत किया जाए। फ्रैंक सलाई गांधी जी के बात से सहमत हो गए। तत्पश्चात चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किया और इतना ही नहीं बल्कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने यह भी कहा कि जो किसानों से अवैध रूप से कर की वसूली की गई है उसका 25% किसानों को वापस किया जाए। चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह भी किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सिफारिश पर तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गया, अर्थात गांधी जी जिस तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर चंपारण सत्याग्रह किया, वह तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गया, अर्थात चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की, गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। यह आपको चंपारण सत्याग्रह के विषय में हुआ। इसके बाद आगे है आपको खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन की हम लोग बात करें तो यह आपको गुजरात में 1918 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के खेड़ा नामक तालुका में हुआ था और जो खेड़ा सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने ही किया था। और इस सत्याग्रह के दौरान गुजरात सभा नामक संगठन ने, इस सत्याग्रह के दौरान गुजरात सभा नामक संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। गुजरात सभा। और इस सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी की मुलाकात सरदार पटेल से हुई और इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को अपना गुरु माना, अपना गुरु माना। और जो आपको खेड़ा सत्याग्रह है, अब प्रश्न ये उठता है खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ। देखिए, गुजरात के खेड़ा में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज जोर जबरदस्ती करके खेड़ा के किसानों से कर की वसूली कर रहा था।
इसलिए इसलिए खेड़ा के किसान गांधी जी के पास पहुंचे और गांधी जी से विनती किए कि हमारी समस्या ये है कि अकाल पड़ गया है, लेकिन फिर भी अंग्रेज कर ले ही रहा है, लगान ले ही रहा है, तो लगान माफ करवा दीजिए। किसानों के कहने पर गांधी जी खेड़ा गए, सत्याग्रह का आयोजन किए और गांधी जी ने नारा दिया, वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में है वो अंग्रेजों को कर देंगे, लेकिन जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है वह अंग्रेजों को कर नहीं देंगे, वह अंग्रेजों को कर नहीं देंगे। गांधी जी ने जो यह घोषणा किया, जो किसान अंग्रेजों को कर देने की स्थिति में है कर देंगे और जो नहीं देने की स्थिति में है वो कर नहीं देंगे, गांधी जी के इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। अर्थात जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह भी आपको सफल रहा, खेड़ा सत्याग्रह भी क्या रहा, सफल रहा। इसके बाद जो अगला किसान आंदोलन है वह है उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में होने वाला एका आंदोलन। एका आंदोलन, एका आंदोलन। अगर बात एका आंदोलन की जाए तो एका आंदोलन का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का सीतापुर, बहराइच, अवध का इलाका था और यह एका आंदोलन 1921-22 अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में हुआ था। मदारी पासी और सहदेव, मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन हुआ था। इसके बाद भारत में होने वाला जो अगला किसान आंदोलन है बारदौली। क्या है? बारदौली, बारदौली सत्याग्रह। अगर बात बारदौली सत्याग्रह की जाए तो गुजरात के बारदौली तालिका में बारदौली सत्याग्रह का आयोजन 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि बारदौली सत्याग्रह क्यों हुए? बारदौली सत्याग्रह क्यों हुए? देखिए, बारदौली में अंग्रेजों ने लगान की दर काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। लगान की दर काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो बारदौली में जो अंग्रेजों ने लगान की दर काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, उस बढ़े हुए लगान की दर को कम करने हेतु ही बारदौली में बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। यह सत्याग्रह इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेजी सरकार को लगान की दर कम करना पड़ा। तो लगान की दर कम करने को लेकर बारदौली सत्याग्रह हुए थे और अंग्रेजी सरकार ने लगान की दर को कम कर दिया। अर्थात बारदौली सत्याग्रह भी अपने आप में सफल रहा और बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर ही बारदौली की महिलाओं के कहने पर
महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इस किसान आंदोलन के बाद भारत में होने वाला जो अगला किसान आंदोलन है वह है आपको तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन समझे, तेभागा आंदोलन। और जो तेभागा आंदोलन है, अगर बात तेभागा आंदोलन की जाए तो तेभागा आंदोलन बंगाल में तेभागा आंदोलन 1946-47 1946 50-51 तक चला है, लेकिन मुख्य तौर पर 46-47, ठीक है। 50-51 तक आंशिक तौर पर चला है, आंशिक तौर पर चला है, लेकिन मुख्य तौर पर 1946-47। बंगाल के क्षेत्र में तेभागा आंदोलन 1946-47 ईस्वी में मुख्य तौर पर आपको कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में चला है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन चला है। वही इसके बाद एक है आपको बिचौलिया आंदोलन। अगर बात बिचौलिया आंदोलन की जाए तो जो बिचौलिया आंदोलन है यह राजस्थान में चला है। बिचौलिया आंदोलन किसानों का एक आंदोलन था जो राजस्थान में चला है। 1913 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम थे, ब्रह्मदेव थे, ये सब इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। लेकिन बाद में जाकर बिचौलिया आंदोलन को सचिंद्र सान्याल, रासबिहारी बोस जैसे नेताओं ने भी अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो मुख्य तौर पर बिचौलिया आंदोलन के विषय में याद रखिएगा। 1913 में राजस्थान के क्षेत्र में सीताराम दास ब्रह्मदेव जैसे किसान नेताओं के नेतृत्व में जो है आपको बिचौलिया आंदोलन चला था। बिचौलिया आंदोलन चला था। ये सभी भारत के अलग अलग प्रांतों में, भारत के अलग अलग राज्यों में होने वाला किसान आंदोलन या किसान विद्रोह है। अब आइए एक एक करके चीजों को याद करते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड पे। सबसे पहली बात बताइए कि जो है आपको पाबना विद्रोह कहां हुआ है, कब से कब? 1873 से 73 से किसके नेतृत्व में? पाबना विद्रोह किसके नेतृत्व में? इस विद्रोह का अंग्रेजों ने समर्थन किया था या विरोध? आए। और किस विद्रोह के दौरान किसानों ने यह नारा दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। और रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत का मतलब, किस विद्रोह के दौरान किसानों ने यह नारा दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते? कौन? पाबना। तेभागा आंदोलन कहां हुआ है? बंगाल। कहां हुआ है? तेभागा आंदोलन कहां हुआ है? तेभागा आंदोलन कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में?
तेभागा आंदोलन कहां हुआ है, कब हुआ है, किसके नेतृत्व में? चलिए आगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, कहां हुआ है, किस प्रथा को समाप्त करने को? आए राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से कब हुई? 1916 के। गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए? राजकुमार। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहां से किया? बीती-हड़बा गांव। कहां से किया? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से किया? बीती-हड़बा गांव से किया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? किसने किया? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? किस सत्याग्रह के तहत तीन कठिया प्रथा समाप्त हुआ? चंपारण ना। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक। चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने किसानों को लगान का कितना प्रतिशत वापस करने को कहा? 25%। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बताइएगा। फड़के विद्रोह, फड़के विद्रोह, फड़के विद्रोह कब हुआ? कब हुआ है, कब हुआ है, कहां हुआ है, किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? बारदौली सत्याग्रह 1928। कहां, कहां, किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है, कब हुआ है, कहां हुआ है, कहां हुआ है, किसके नेतृत्व में? और किस सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल की मुलाकात गांधी से हुई? खेड़ा न। किस सत्याग्रह के दौरान गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? किसके दौरान? आए? और इस सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने कर नहीं दो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कौन सा नारा? कर। बिचौलिया आंदोलन कहां हुआ? बिचौलिया, बिचौलिया कब, किसके नेतृत्व में? सीताराम दास और, सीताराम दास और ब्रह्मदेव। आगे बताइएगा। एका आंदोलन कहां हुआ है? अवध के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के। एका आंदोलन कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, एका आंदोलन कब हुआ है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? मदारी पासी। और एका आंदोलन किस आंदोलन के दौरान हुआ है? असहयोग। एका आंदोलन किस आंदोलन के दौरान हुआ? चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? कौन? कौन? बत्तख। आगे बताइएगा। मोपला विद्रोह कौन तट पर हुआ? कौन तट पर? कौन राज्य में? केरल में। जमींदार कौन वर्ग से? कृषक। मुस्लिम कृषक क्या कहलाते थे? केरल में रहने वाले मुस्लिम कृषक क्या कहलाते? मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अली मुस्ली। महात्मा गांधी ने समर्थन किया था? हाँ या ना? हाँ ना। इतना बात समझ में आया? चलिए दीजिए। अब आइए, नोट पलटिए अपना अपना।
प्रमुख किसान आंदोलन। चलिए टिक मारिए पेज नंबर 175। प्रमुख किसान आंदोलन, किसान सभा का गठन एक दृष्टि में क्या क्या याद रखना है। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने 1920 में उत्तर प्रदेश में किया, याद रखना है। अवध किसान सभा, टिक मारिए, याद कीजिए। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया है? अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया? कब किया है? कब किया है? कहां किया है? कहां किया है? अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया है? कब किया है? कहां किया है? आगे, बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1929 बिहार में। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो बताइए, बिहार किसान सभा के संस्थापक, बिहार किसान सभा के संस्थापक, बिहार किसान सभा के संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? चलिए, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक, अकरम खां, अब्दुल रहीम, 1929 बंगाल में। कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन है? कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन है? कहां? कब? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में। टिक मारिए। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? प्रथम भारतीय किसान स्कूल के संस्थापक, प्रथम भारतीय किसान स्कूल के संस्थापक कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? चलिए, बाद बाकी तो बता ही दिए, बता दिए ना बाद बाकी? हाँ, बता दिए। ठीक है, इसमें जो है सब याद रख लीजिएगा, सब महत्वपूर्ण है। सब तो याद करवाइए दिए, सब तो बताइए दिए। ठीक है, आगे है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। एक लाइन पे आइएगा तो थोड़ा सा मिस्टेक है, एक लाइन आइएगा। फड़के विद्रोह में, फड़के विद्रोह में आइएगा। फड़के विद्रोह में चौथा पॉइंट, गोविंद राणा डे के स्थान, गोविंद राणा डे के धन बहिर्गमन सिद्धांत ने वासुदेव बलवंत फड़के को प्रेरित किया। यहां पर होगा दादा भाई नेरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत ने वासुदेव बलवंत फड़के को प्रेरित किया। गोविंद राणा डे को काट करके दादा भाई नेरोजी कर लीजिए। कर लिए? चलिए, खत्म हो गया। ठीक है, इससे आगे आप अपना पढ़ लीजिएगा। फिर आगे है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, समझ गए। फिर मजदूर संघ आंदोलन है, ये सब बताएंगे, बताएंगे, चिंता नहीं करना है। फिर क्वेश्चन आंसर है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर अगला चैप्टर आएगा भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास, और तब आएगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, और तब कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन आएगा। मतलब मूल तौर पर अभी 3 टॉपिक बाकी है, शिक्षा और प्रेस का विकास, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था,
कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन। अब कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन लंबा टॉपिक है, लंबा समय तक चलेगा, समझ गए, जल्दी खत्म हो जाएगा। मान करके आप चलिए कि 1 महीना बहुत हो गया, 1 महीना में खत्म कर देंगे। मई है ना जी, जून लास्ट जाते जाते खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतिहास खत्म। तब आएगा ज्योग्राफी। क्या आएगा? ज्योग्राफी आएगा। क्या आएगा? ज्योग्राफी। चलिए अब सुनिए, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, ऑनलाइन वालों के लिए तो कुछ नहीं है, ऑफलाइन वालों के लिए सूचना यह है कि आपका क्लास शुक्रवार से पुराना सेंटर पर होगा। शुक्रवार से पुराना सेंटर पर होगा। पुराना सेंटर है किसान कोल्ड स्टोर। वहां पे होगा, ठीक है। चलिए आगे दीजिए, होमवर्क पूछते हैं। होमवर्क क्या दिए थे? बहुत सारा होमवर्क दिए थे, मैप बनाने के लिए दिए थे। कौन कौन नहीं बना के लाए? ईमानदारी से खड़ा हो जाइए, ईमानदारी से खड़ा हो जाइए, विद्या का सम है। अगर नहीं खड़ा होइएगा सातों विद्या नाश हो जाएगा। ईमानदारी से खड़ा हो जाइए, ईमानदारी से खड़ा हो जाइए। ईमानदारी से खड़ा हो जाइए। चलिए, काहे नहीं बना के लाए हैं? काहे नहीं बना के लाए हैं? आए? क्या नहीं आए थे? आए थे, काहे नहीं बना के लाए? याद नहीं रहा? काहे नहीं बना के लाए? छूट गया है? अच्छा, तब बैठ जाइए। काहे नहीं बना के लाए? सही बोलिएगा, झूठ नहीं, नहीं तो सातों विद्या नाश हो जाएगा। आए? नहीं बनाए? याद नहीं रहा? अरे बोलिए जोर से, याद नहीं रहा? खाने के लिए याद रहता है, मोबाइल चलाने के लिए याद रहता है? बनाए नहीं थे? बनाए हैं, विद्या कसम। काहे? क्या काहे नहीं बनाए हैं? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग बनाए हैं? पम्मी कुमारी इस बैच में पॉलिटी हुआ है, पहले भी हुआ है, अब दोबारा भी हो रहा है। पहले का भी वीडियो होगा ओल्ड करके, नया का वीडियो न्यू करके होगा। काहे काहे नहीं बनाए हैं जी? हैं? नहीं आए थे तो कहां गए थे? ससुराल गए थे? नहीं आए थे। देखिए एक बात बताइए, आप स्वयं सोचिए, 50% विद्यार्थी तो खड़ा है, 50% खड़ा है, लगभग 50% खड़ा है। आप स्वयं थोड़ा सोचिए। कहते हैं रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट कैसे होगा? रिजल्ट दाल भात चोखा है, हो जाएगा। अब जब आप स्वयं नहीं सोचते हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो फिर आपका रिजल्ट कैसे होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। ये स्थिति रहा तो नहीं होगा। होमवर्क नहीं बना के लाए तो नहीं होगा रिजल्ट। आगे अब सुनिए, अगला होमवर्क है, किसान आंदोलन भी मानचित्र पर बना के लाना है। और जो नहीं बनाए हैं
और दोनों बना के लाना है, और जो बना लिए वो सिर्फ किसान आंदोलन बना के लाइएगा। ठीक है, बैठ जाइए। काहे के लिए मारेंगे? 2 बार मारे, आधा विद्यार्थी भाग गया। मारेंगे काहे? आप अपना समझिए। देखिए एक बात समझाते हैं, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, 2 नाव की सवारी कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। कंफ्यूजन, किताब को लेकर कंफ्यूजन, टीचर को लेकर कंफ्यूजन, क्वेश्चन बैंक को लेकर कंफ्यूजन, कौन क्वेश्चन बैंक करे कौन नहीं करे, किस टीचर से पढ़े किस टीचर से नहीं पढ़े, कि सब से पढ़े, सब टीचर से पढ़े, कौन किताब पढ़े कौन नहीं पढ़े, कि सब किताब पढ़े। यह सब आपके लिए असफलता का द्वार खोलता, असफलता का द्वार खोलता है। यूपीएससी 2022 का कल रिजल्ट आया है। इशिता कुमारी नाम की लड़की टॉप किया। उसका पहला स्टेटमेंट क्या था पता है? एएनआई उसका सबसे पहले इंटरव्यू लिया, उसका पहला स्टेटमेंट था, अनुशासन के साथ मेहनत अगर कोई भी करता है तो वह सफल हो सकता है। तो अनुशासन के साथ मेहनत, अनुशासन का मतलब यह नहीं होता है कि आप टीचर को प्रणाम कीजिए, मां बाप आया तो घुटना टेक के प्रणाम कीजिए, ना। आप स्टूडेंट है, आपके लिए अनुशासन का मतलब होता है डेली पढ़ना, आपके लिए अनुशासन का मतलब होता है डेली क्लास आना, आपके लिए अनुशासन का मतलब होता है होमवर्क करना, आपके लिए अनुशासन का मतलब होता है जो दिया गया है उसको बना के लाना। आपके लिए अनुशासन का मतलब यह होता है। और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में है। क्या कंफ्यूजन में है? कौन किताब पढ़े? 1000 बार बताए हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर भी कंफ्यूजन में है। और जीवन भर आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा, आपको कुछ होने होगा। कुछ विद्यार्थी किताब को लेकर कंफ्यूजन में है, कुछ विद्यार्थी टीचर को लेकर कंफ्यूजन में है, ई टीचर से पढ़े कि वो टीचर से पढ़े कि सबसे पढ़े। तो एक बात जान लीजिए, 72 गो टीचर से पढ़िएगा कभी रिजल्ट नहीं होगा। हम लिख करके दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हम ही को फॉलो कीजिए, ना, कभी नहीं। आपको जिसको फॉलो करना है आप उसको कीजिए, लेकिन किसी एक को फॉलो कीजिए। समझ गए? ये सब चीज आपके लिए असफलता का द्वार खोलता है, सफलता नहीं असफलता का द्वार खोलता है। सिलेक्टेड चीज कीजिए, सिलेक्टेड बता रहे हम आपको। नोट कीजिए, संस्थान का नोट। पहली प्राथमिकता संस्थान का नोट होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता संस्थान का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तीसरी प्राथमिकता संस्थान का प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। और चौथी प्राथमिकता में कोई भी बुक होना चाहिए, घटना चक्र, लुसेंट या अन्य कोई भी बुक चौथी प्राथमिकता में होनी चाहिए। संस्थान जितना करवाता है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। संस्थान आपको आपकी सफलता के लिए जितना चाहिए सब करवाता है। समझ गए? बाद बाकी कंफ्यूजन में रहना है रहिए, 72 को टीचर से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। अभी भी असफल हैं, परीक्षा के बाद भी असफल रहेंगे, नहीं तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए। समझे? दीजिए होमवर्क। क्या दिए थे? 60 से 100। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। अब इस बुक में अगला होमवर्क जो नहीं संभले, आप रिजल्ट के बाद नहीं रोइएगा, मेरे नाम पे कुत्ता पाल लीजिएगा। रिजल्ट का मतलब फाइनल रिजल्ट। पीटी में रिजल्ट हो जाना, मेंस में रिजल्ट हो जाना नहीं, मेरिट। रिजल्ट का मतलब मेरिट। इस किताब में होमवर्क सुनिए। पेज नंबर 249 से पेज नंबर 255, 249 से 55। इसमें पेज नंबर 249 से पेज नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 1 से 30,
क्वेश्चन नंबर 1 से 30, सिर्फ 30 को क्वेश्चन दिए हैं, 1 से 30। और ई किताब का क्यूज 15 जून से शुरू होगा, मालूम है ना? हाँ, बता दिए। और मैथ का क्लास हो रहा है, क्लास कर रहे हैं ना? मैथ वाले सर बोल रहे थे बच्चा सब रिवीजन नहीं करता है। ऑफलाइन बच्चा बोला कि ऑफलाइन ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा मैथ का रिवीजन नहीं करता है। कोई बात नहीं, मत पढ़िए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन 2। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1974। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक। फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज का संबंध कौन षड्यंत्र केस से? मेरठ षड्यंत्र। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां आम्र वर्षा कहा जाता है? केरल ना। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? राम मनोहर लोहिया। चलिए, इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें होमवर्क आगे बढ़ा रहे हैं, सुनिए। साहित्य और विविध था। अगला होमवर्क, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य, चैप्टर नंबर 11। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चैप्टर नंबर 11। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य। इसमें अगला होमवर्क है, बताइए। किताबुल हिंद के लेखक अमीर खुसरो का जन्म हुआ है? पटियाली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका अदा की? खड़ी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन। हिंदी खड़ी बोली का जनक, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, अमीर। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाजुस। किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी ना। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? अमीर खुसरो ने। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। कौन कहलाते थे? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। किसने? मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? सिक्कों को। किसको? चलिए, होमवर्क आगे बढ़ा दिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।